अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने संसदीय वक्त में उन्होंने एक स्पीच दिया था संसद भवन में कि अपराधी को ज़रूरत पड़ने लगी नेता की अपने बचाव के लिए, फिर नेता को ज़रूरत पड़ने लगी अपराधी की, तो फिर नेता के पास आने लगे अपराधी नेताजी की मदद करने के लिए, वोट चोरी करने के लिए, कब्जा करने, बक्सा पे कब्जा करने के लिए, डरा धमका करके इलेक्शन जिताने के लिए ये नेताजी जाने लगे अपराधियों के पास। एक वक्त में अपराधियों ने सोचा कि जब हमारी वजह से नेताजी जीत जाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो क्यों ना हम इलेक्शन लड़ लेते हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया और इलेक्शन लड़ते लड़ते आज के डेट में आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि चाहे वो सांसद साहब हों या विधायक साहब हों या फिर निगम पार्षद साहब हों, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि आपराधिक मामले चलते हुए भी हम उनको टिकट देते हैं, वो जीतते हैं, फिर संसद भवन में जाकर के बैठते हैं। अब एक बात बताइए कि जिसका माइंडलिटी अपराध का रहा होगा वो क्या जनता की भविष्य के लिए या जनता के लिए क्या काम करेगा? ये अब मुझे जवाब दीजिए कि जिसका माइंड जिस तरह का रहेगा वो काम उसी तरह का होगा। दूसरी बात कि आप मुझे एक बात और आप लोगों से सवाल है कि हम ऐसे कैंडिडेट को जिता देते हैं जिस कैंडिडेट की कोई छवि रहे या ना रहे, मगर हम उसको जिता करके भेज देते। एक कैंडिडेट अभी बिहार में रिसेंटली 2025 के इलेक्शन में खड़ा हुआ, जो हमारे सर हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स के 70 किताबों को लिखा। IIT, IIM, JEE के स्टूडेंट उसको पढ़ कर करके एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं और एग्ज़ाम क्रैक होता है, उससे जो है तो इंजीनियर वगैरह बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। उन्होंने 70 मैथ की किताबें लिखी, वो हार गए, मगर जीते कौन? यूट्यूबर। जीते कौन? जिसने कहा कि मैं इसका नाम बदल करके वो रख दूंगा, वो जीते। जीते कौन? जिनका MMS वायरल हुआ। जीते कौन? जिनकी छवि अच्छी नहीं थी मगर जिनकी छवि साफ़ सुथरी थी, जैसे हमारे सर थे, उनका नाम मैं आपके स्क्रीन पे लिख करके दिखा रहा हूँ। वो हार गए और जीतने वालों को तो आप जानते ही हैं अभी जो जीते हुए। दूसरी बात ये है कि एक प्रमुख थे, वो भी हार गए। कुल मिलाकर के ये है कि हारते वो हैं जो साफ़ सुथरे छवि के होते हैं और जीतते वो हैं जिनमें कुछ ना कुछ दाग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी में दाग है, बहुत अच्छे हैं। अभी जो हमारे सांसद साहब हैं या फिर विधायक साहब हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर उनमें कुछ ना कुछ कमियां, बहुत सारों में कमियां भी हैं और बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं। तो मेरा जनता से भी सवाल है और सांसद और विधायक से भी सवाल है कि आप लोगों के अंदर अगर कोई कमी रही भी हो तो उन सब कमियों को ख़त्म कर करके आप अटल बिहारी वाजपेयी की तरह काम कीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह काम कीजिए, डॉक्टर मिसाइल मैन की तरह काम कीजिए। उन्होंने आपको पता है कि जब हमारे हिंदुस्तान में परमाणु परीक्षण हुआ था तो अमेरिका ने पूरी नज़र गड़ा रखी थी कि परमाणु परीक्षण नहीं होने देंगे, मगर इन दोनों ने मिल करके ऐसा काम किया और हिंदुस्तान को एक ऐसा मजबूती से परमाणु परीक्षण कर करके परमाणु का सारा श्रेय लिया अपने अंदर में, रडार के बिना आए हुए। तो अब बताइए कि ऐसे ऐसे हमारे देश में नेता गुजरे हैं जिन्होंने किसी की परवाह नहीं करी और आज हमें सबकी परवाह करनी पड़ती है। आज हमारा हिंदुस्तान जा किधर रहा है, किस तरफ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ आप लोगों को पता है? आप लोग कुछ समझिए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बन सकता है। असल में क्या है कि ना तो हम ईमानदार हैं ना आप ईमानदार हैं। ईमानदार कौन बनेगा? जैसे जनता ईमानदार बनेगी फिर नेता भी ईमानदार बनेगा, और नेता ईमानदार नहीं बनता है तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाइए आप। हर नेता से, हर विधायक से, हर सांसद से आप सवाल पूछिए कि ये रोड का हमारा टेंडर हुआ तो बना क्यों नहीं, कितने दिनों में टेंडर हुआ, कितना पैसा पास हुआ, रोड का, नाली का,
सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे रेल मंत्री से आप ये पूछिए कि भाई इतनी सारी जो ट्रेनें लेट आती हैं वो क्यों आती हैं, और ट्रेनों की कमी है तो उसको बढ़ाया क्यों नहीं जाता। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं इस वक्त मधुबनी ज़िला के मधुबनी में खड़ा हुआ हूँ। मधुबनी से अगर हम चाहें तो यहाँ जंक्शन बना सकते हैं। ये आपको मैं अपना लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये राइट की तरफ हम पूर्णिया की तरफ जा सकते हैं और लेफ़्ट इधर जा सकते हैं। अगर इधर से हम एक रेलवे लाइन निकालते हैं और उधर हाईवे को टच करते हुए हम जाते हैं तो दिल्ली जाने में हमारा 6 घंटे का सफ़र बचता है। जब हमारा दिल्ली जाने में 6 घंटे का सफ़र बचता है तो हम ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते कि इसके साथ साथ हम रेल लाइन बिछा दें, उसी के साथ साथ हम हाईवे बना दें और हमारे लिए सफ़र आसान हो जाएगा। आसान होगा तो यहाँ फैक्ट्रियाँ, कारखाने और आने लगेंगी। जैसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं 10 फैक्ट्रियों का ठेका लेता हूँ कि मेरे कुछ 10 मित्र हैं ओखला फेस 1 में जो यहाँ आने के लिए तैयार हैं, और उनका कहना है कि अगर यहाँ की जो व्यवस्था अच्छी हो जाए तो मैं इस फैक्ट्री को वहाँ बिहार में लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ कारीगर ज़्यादा मिल जाएंगे, यहाँ का रोज़गार भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ से लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, यहीं रोज़गार मिलेगा, यहाँ काम मिलेगा। जब यहाँ काम मिलेगा तो फिर लोग बाहर जाएंगे क्यों। यहाँ ट्रेनों की इतनी दिक्कत है कि यहाँ एक मधुबनी में जयनगर तक जाती है, वो जो स्वतंत्रता सेनानी, शहीद और क्या नाम है आपका, गरीब रथ। आपने गरीब रथ को भी हफ्ते में 3 दिन कर दिया, उसको रोज़ क्यों नहीं करते, जबकि यहाँ से सवारी बहुत है। बॉम्बे के लिए एक ही ट्रेन है जो पवन एक्सप्रेस है। यहाँ से बॉम्बे के लिए एक, जैसे गरीब रथ है उसी तरह का एक गरीब रथ बॉम्बे के लिए भी होना चाहिए। पवन के साथ साथ एक ट्रेनें और होनी चाहिए। यहाँ सवारी बहुत है, बहुत लोग आना और जाना चाहते। बहुत सारा काम ऐसा है जो हमारे बिहार का रुका हुआ है सवारी की वजह से। इतनी भीड़ होती है ट्रेनों में कि आप कभी, मैं आला अधिकारी से आग्रह करूँगा कि आप कभी ट्रेनों का प्रशिक्षण कीजिए। ट्रेनों में जा कर के देखिए कि किस तरह से लोग जो है ना जानवरों की तरह जाते हैं और आते हैं। क्यों? हमारे यहाँ कमी है। हमारे बिहार के लिए ट्रेनें कम हैं, हमारे बिहार के लिए सुविधाएं कम हैं। ये सुविधाएं कौन लाएगा? हमारे बिहार के विधायक साहब, हमारे बिहार के सांसद साहब, इन सबों का काम होता है कि इन सब चीज़ों के लिए डिमांड करे सरकार से। सरकार देती सब कुछ है मगर बीच में ख़त्म हो जाता है। हम जब आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अगर मान लीजिए सांसद हैं, हम अगर मान लीजिए विधायक हैं, हम अपने ज़िला के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अपने ज़िला के लिए मांग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो हमें सरकार देगा कैसे? आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। ये सारा श्रेय हमारे विधायक और सांसद के ऊपर जाता है कि हमारे विधायक साहब इन सब चीज़ों को गौर से समझें और समझ कर करके हमारे मधुबनी के लिए, हमारे बिहार के लिए, पूरे बिहार क्षेत्र के लिए, पूरे बिहार के सांसद और विधायक से मेरा अपील है कि बिहार में कारखाना लाएं, बिहार में आप मिलों को खुलवाएं, बिहार में बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां लाने की कोशिश करें, बिहार में एक ट्रांसपोर्टिंग आसान करें। बिहार में बहुत सारा चीज़ है, बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है लोगों के अंदर, मगर क्या है वो दबा हुआ है। उसको दबाने का काम हमारे विधायक साहब ने किया है और सांसद साहब ने किया। अगर ये दो लोग चाह लें, हमारे विधायक साहब और सांसद साहब चाह लें, तो बिहार सोने की चिड़िया बन जाएगी। और ज़मीन की बात करते हैं यहाँ कारखाना खोलने के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमारे गृह मंत्री से जो दिल्ली में है, अमित शाह जी से, कि आपने ज़मीन की बात करी थी, कितना ज़मीन चाहिए आपको? दरभंगा महाराज ने आज भी इतना ज़मीन डोनेट कर रखा है। जो दरभंगा का एयरपोर्ट है वो दरभंगा महाराज की दी हुई देन है। आप दरभंगा जो कॉलेज आपके कैंपस में चल रहा है वो भी दरभंगा महाराज की देन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डोनेट करी हुई है दरभंगा महाराज ने। आप क्या बात करते हैं ज़मीन की कमी है? अगर ज़मीन की कमी है तो फिर आपने अडानी को कैसे दे दिया इतना सारा ज़मीन, इतना सारा जंगल कैसे दे दिया? ज़मीन की कमी नहीं है, नीयत की कमी है सर, नीयत की कमी है। आप नीयत तो बनाओ, आप आओ तो सही, आप यहाँ मिल खोलो तो सही, आप यहाँ रोजगार लाओ तो सही। देखो ना, ज़मीनों की कमी नहीं है, ज़मीनें बहुत हैं। बिहार के जितने भी विधायक और सांसद हैं
उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सैकड़ों नहीं हजारों बीघा ज़मीनें हैं। आप उसका सर्च कर करके देखें, आप पता करके देखें कि विधायकों के पास सैकड़ों नहीं हजारों बीघा ज़मीनें हैं। उन लोगों से आप लीज पे लीजिए। आप खुद दूसरों को लीज पे दे रहे हैं और फैक्ट्री लाने के लिए लीज पे ले नहीं सकते। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर आप करना नहीं चाहते हैं। तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप पूरे बिहार के लिए कुछ सोचिए, और मेरा आग्रह बिहार के विधायक और सांसद से है कि आप लोग भी सक्रिय हों और इस बात पे गौर करें कि हमारे बिहार का उद्धार कैसे होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम साहब 1998 11 मई को परमाणु परीक्षण करते हैं। इसके लिए इन दोनों ने आपस में बात किया और एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले कि देखिए, न्यूज़ वालों को या सरकार को संभालना आपको है, हम तो परीक्षण कर देंगे और सारी जवाबदेही आपकी आएगी। तो हिम्मत देखिए उस शख्स का। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से कहा कि इस बात को राज रखते हुए आप परमाणु परीक्षण कीजिए, हम आपके साथ हैं। और देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते हैं, 11 मई 1998 को जैसे ही रडार गुजरता है वैसे ही उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया और इतना बड़ा गड्ढा हो गया जैसे पूरा एक गांव बस जाए, उतना बड़ा गड्ढा नीचे धंस गया। उस परमाणु परीक्षण से इतना धुआं धुआं हुआ जिसका जवाब नहीं। पूरे बादलों में, आसमान में धुआं धुआं छा गया, मतलब गर्द गुबार छा गया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते हैं कि आप मीडिया में ये खबर उड़ा दीजिए कि यहाँ तूफ़ान आ गया। मीडिया में उन्होंने खबर चलवा दिया कि तूफ़ान आ गया। अब ये पूरे हिंदुस्तान में तूफ़ान की खबर चलने लगी। अमेरिका को लगा कि हो सकता है तूफ़ान आया होगा। ये 12 मई 1998 को मैं समझ सकता हूँ कि उन लोगों की हालत कैसी रही होगी कि हमने परमाणु परीक्षण तो कर लिया, अगर सफल नहीं रहा तो क्या होगा। मगर ऊपर वाला उसके साथ रहता है जिसके पास हिम्मत होता है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास हिम्मत था और अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का तो कहना ही नहीं है। उन्होंने तो कुछ भी कर डालना था। उन्होंने हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जिसका हम ताउम्र क्या, जब तक मरेंगे, जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक एपीजे अब्दुल कलाम जब तक दुनिया कायम रहेगी एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन के नाम से नाम चलता रहेगा और अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण कर करके एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार पैदा किया और बहुत मजबूती पैदा कर लिया था। 12 तारीख को समझ सकता हूँ कि उन लोगों की क्या हालत रही होगी। फिर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि अभी 2 है हमारे पास, अब आप क्या कहते हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि फोड़ दीजिए। फिर उन्होंने 13 तारीख को फोड़ दिया। जब अमेरिका को पता लगा तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण की घनघोर निंदा करता हूँ, ये काम इन्होंने अच्छा नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो मेरा दूसरा था, पहला तो तुम्हें पता ही नहीं लगा। तो वो थे पीएम। और आज हमारे, मैं नहीं बोलूँगा, अब क्या बोलूँ मैं, आप सब जान। मैं एक बात आपको बताऊं कि हमारे बिहार में ही नहीं, पूरी इंडिया में ऐसे ऐसे विधायक, ऐसे ऐसे सांसद चुने जाते हैं जिनको राजनीति का ABCD भी नहीं मालूम है। आपको मैं क्या बताऊं, किसका नाम लूं, मुझे तो नाम लेना मुनासिब नहीं लगता, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मगर उनको ये राजनीति का ABCD भी नहीं मालूम। खैर कोई बात नहीं, वो जीते हैं, काम कोई और करे। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि वो इंसान खड़ा होता है इलेक्शन में जो 70 किताबें लिखता है। कृष्ण चंद्र सिन्हा जो मैथ के 70 किताब लिखते हैं वो हार जाते हैं। तो इस बात का बहुत मलाल है। वही नहीं, एक हमारे क्या कहते हैं, एक सेना के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, वो हार गए। सेना में मेयर थे, वो हार गए। बहुत सारे ऐसे लोग इलेक्शन हार गए जिनका हारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, मगर वो हार। कैसे हारे ये तो खैर मुझे नहीं मालूम।
ये आप जनता हैं, आप सवाल पूछिए सरकार से कि कैसे हारे और जीते कौन। वो आप भी जानते हैं कि बिहार इलेक्शन में क्या क्या हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन में क्या होता है। और चीख कर के लोग बता रहे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं कि फ़लानी जगह चोरी हो गई तो फ़लानी जगह चोरी हो गई। इस बार मैंने भी एक वीडियो बना करके डाला था कि भाई 7 करोड़ 42 लाख वाला वीडियो मैंने डाला था, जिसमें से 3 करोड़ 90 लाख वोट कहाँ से आए। तो ये सब जाने दीजिए, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। मगर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति में ऐसे लोग ही आएंगे, जब जिनकी ज़रूरत नहीं है वही लोग आ रहे हैं, तो फिर हमारे हिसाब से कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है उस सिलेबस को बंद कर देना चाहिए। जब हिंदुस्तान में राजनीति का सही अर्थ नहीं मालूम, सही अर्थ नहीं चल रहा है, सही तरह से राजनीति का व्याख्या नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है उस सिलेबस को बंद कर देना चाहिए। ये मेरा पर्सनली सुझाव है, क्योंकि देख रहा हूँ कि राजनीति का ABCD जिनको नहीं मालूम है उनको भी जिता दे रहे हैं। तो जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।